कृषि और औद्योगिक उत्पाद। मध्यकाल के अंत तक भी भूमि, उत्पाद मूल्य, उत्पादन, अमिक शक्ति के रोजगार के संदर्भ में यूरोपीय अर्थव्यवस्था का मुख्य संसाधन थी। हालांकि कृषि उपज व्यवस्था उत्पाद की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना मुश्किल है, क्योंकि मूलतः यह महाद्वीप की जलवायु और भौगोलिक संबंधी भिन्नताओं द्वारा निर्धारित होता था और इससे संबंधी स्रोत सामग्री का अभाव है। भूमध्य सागर यूरोप में अनाज के साथ साथ अंगूर की लता, जैतून, शहतूत, नींबू जैसे खड्डे फलों की खेती की जाती थी। साथ ही कुछ गन्ने और कपास की भी खेती की जाती थी। उत्तरी और एंटालार्कटिक क्षेत्रों में जई, जी, राई और वस्त्र उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पौधे झूट और पटसन उगाए जाते थे। केंद्रीय या पूर्वी यूरोप में अनाज फसल, जो कि पूर्व महाद्वीप की आपूर्ति का मुख्य साधन थी, उगाई जाती थी। 15वीं शताब्दी के मध्य से हुई जनसंख्या वृद्धि का यूरोपीय कृषि के प्रारूपों पर विविध प्रभाव हुए। यहाँ पश्चिमी यूरोप के बाद मध्यकालीन जागीर ढांचों के धीरे धीरे टूटने और बाजार व्यापार के लिए खुलने की प्रक्रिया देखी गई। वनोन्मूलन इसका एक अन्य प्रभाव था, जिससे 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृषि योग्य नए क्षेत्र उपलब्ध हुए। भूमि पुनः प्राप्ति के साथ हुई प्रगति से, जो कि मूलतः इंग्लैंड और निम्न तटीय देशों में हुई, उससे यूरोप के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। नए कृषि अनुबंधों के कारण अगली कई सदियों में कृषि प्रबंधन संरचनाओं के स्वरूपों का उद्भव हुआ। इस सभी की जड़ों को 15वीं शताब्दी में देखा जा सकता है। इसी सदी के अंत में टस्कनी में मैजाड्रिया साझा खेती प्रणाली में देखा जा सकता है। साथ ही इटली को पो घाटी मैदानों के धान के खेतों के संदर्भ में विकसित भूमि प्रबंधक पूर्व पूंजीवादी स्वरूप के पट्टा प्रणाली में भी रेखांकित किया जा सकता है। यह सब सूचक यह बताते हैं कि 15वीं शताब्दी एक संकट काल के बजाय हिंसात्मक कायापलट के बाद हुए पुनः संयोजन की संक्रमण अवस्था थी। 15वीं सदी के शुरुआती दशकों में पिछली सदी में हुए अकाल, महामारी और युद्धों के कारण जनसंख्या पतन, व्यापार में गिरावट, कम उत्पादन जैसे नकारात्मक प्रभाव महसूस किए गए। हालांकि 1450 के बाद प्रक्रिया में उलटफेर हुआ, जनसंख्या में एक बार फिर से वृद्धि हुई। वेतन में वृद्धि के सूचक पहले से ही थे। कृषि योग्य भूमि के परिमाण और श्रमिक आपूर्ति के मध्य नया संतुलन पाया। 16वीं शताब्दी में वृद्धि। 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय आर्थिक रुझानों में विकास प्रतिबिंबित होने लगा। पिछली सदी में शुरू हुई खोजों से यूरोपीय लोगों ने अटलांटिक के पार नए क्षेत्रों को उपनिवेश बनाया और बस्तियां स्थापित कर भारतीय महासागर विश्व के बाजारों तक अपनी प्रत्यक्ष पहुंच विकसित की। आलू, टमाटर, मिर्ची, मक्का जैसी नई फसलों के रूप में नई वस्तुओं ने भूख व अकाल का दीर्घकालीन समस्या का समाधान किया। ऑटोमन और इतालवी राज्यों द्वारा लादे गए उच्च सीमा शुल्कों को दरकिनार करके कपास व अन्य कच्चे माल को अब प्रत्यक्ष प्राप्त किया जा सकता था। मसाले अब काफी आसानी से यूरोपीय बाजारों तक पहुंच पा रहे थे। नौ परिवहन तकनीकों। जहाजी तकनीक महाद्वीप के कठिन भूभागों में निर्मित नए मार्गों और महामार्गों से वस्तुओं के लिए लंबी दूरी यातायात को आसान बनाया, जिसे 16वीं शताब्दी की वाणिज्यिक क्रांति की संज्ञा मिली। स्पेनिश विजेताओं द्वारा अमेरिकाओं पर विजय और पश्चिमी अफ्रीका के स्वर्ण व्यापारिक मार्गों पर पुर्तगालियों के नियंत्रण ने यूरोप में स्वर्ण व चांदी के भारी अंतर्वाह को सुनिश्चित बनाया। साथ ही खनन तकनीकों में उन्नति से महाद्वीप में चांदी की खदानों से उन्नत आगत का आश्वासन प्राप्त हुआ। सोने चांदी के व्यापक अंतर्वाह से मूल्य क्रांति का जन्म हुआ, जिससे आवश्यक और विलासिता की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि वाणिज्य एक व्यवहार्य पेशा बन जाता है। जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियां। 16वीं शताब्दी तक जनसांख्यिकीय वृद्धि केवल चर्चों और ग्रामीण चर्चा के रेरकार्डों में ही नहीं, बल्कि इस समय के अन्य आर्थिक व सामाजिक पहलुओं में भी परिलक्षित होने लगी थी। बहरहाल ग्रामीण व शहरी आधारों की वितरित जनसंख्या का क्षेत्रीय विभाजन पूर्व सदी के प्रारूपों का ही अनुपालन कर रहे थे, जिसमें बाद के काल में मेगापोलिस महानगर स्थापना की दिशा में गति थी, जबकि सदी के आरंभ में 100,000 या उससे ज्यादा अनुमानित जनसंख्या वाले शहरों में केवल 4 शहरों का नाम लिया जा सकता था: मिलान, नेपल्स, वेनिस और रोम, जिनमें से 3 इतालवी प्रायद्वीप उपद्वीप में थे। सदी के अंत तक यह संख्या बढ़कर लगभग 8 हो गया। पालेरमो, रोम, लंदन और लिस्बन इसमें शामिल थे। उसी प्रकार लगभग 50,000 की जनसंख्या वाले मध्य आकार वाले महानगरों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई। समस्त रूप से शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या में एक स्पष्ट वृद्धि थी। 16वीं शताब्दी के आरंभ में 5-6% से 6% शताब्दी अंत तक नए विश्व खाद्य पदार्थों के अंतर्वाह आने वाले से आहार में सुधार ने पहले के काल के जनसंख्या रुझानों पर अपर्याप्त कृषि वृद्धि और खाद्य उपलब्धता के कुप्रभाव को कम करने में कुछ हद तक योगदान दिया। यूरोप और नई दुनिया के बीच जनसंख्या का प्रवाह। व्यापार और विनिमय के प्रारूप। 14वीं शताब्दी के अंत तक
यूरोप ने मध्यकाल के दौरान विकसित हुए अनेक कस्बों और शहरी स्थलों पर केंद्रित संप्रेषण और व्यापार का एक संजाल विकसित कर लिया था। फ्रेनेंड ब्राउडेल के अनुसार इन शहरी स्थलों, स्तंभों या शहरी ध्रुवों के इर्द गिर्द सदियों के अंतराल में यूरोपीय आर्थिक प्रणाली विकसित हुई। यह शहर वस्तुओं के विनिमय स्थलों और कृषक ग्रामीण उत्पाद के उपभोग की मांग को पैदा करने वाले स्थलों के रूप में कार्य करते थे। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय वाणिज्यिक प्रणाली को कार्यशील बनाने में दो मुख्य क्षेत्र प्रबल बन गए। पहला, इतालवी प्रायद्वीप, जहां जेनोआ, वेनिस, अमाल्फी, नेपल्स, लॉरेंस और अन्य जिनका पूर्व के साथ व्यापार में बोलबाला था, और उनके व्यापारी वर्ग का भूमध्य सागर क्षेत्र में मसालों के प्रवाह पर नियंत्रण था। दूसरा, बाल्टिक सागर क्षेत्र, जहां 13वीं शताब्दी में ब्रूगेस, एंटवर्प, हैम्बर्ग, डांजिंग, स्टेटिन और रूसी तट पर नोवगोरोड ने संयुक्त रूप से जर्मनी में हेनेसेटिक संघ की संरचना की। यह संघ बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और उत्तरी देशों जैसे इंग्लैंड के आर पार यातायात को नियंत्रित करता था। शुरुआत में इस संघ की गतिविधियां ब्रूगेस शहर के आसपास केंद्रित थी, अपितु सदी के दौरान 100 वर्षीय युद्ध 1337 के कारण राजनैतिक अस्थिरता के परिणाम स्वरूप ब्रूगेस की बजाय एंटवर्प उत्तरी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र और प्रथम अंतरराष्ट्रीय वस्तु विनिमय बाजारों का स्थल बन गया। 14वीं शताब्दी से शैम्पेन, जिनेवा और लियोनस उच्च मूल्य वस्तुओं के विनिमय के लिए अंतरराष्ट्रीय मेला स्थल बन गए। प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अनिवार्यता की अनेक कठिनाइयों के कारण वस्तुओं का महाद्वीप यूरोप के आर पार यातायात आसान नहीं था। ऑल्प्स पर्वतों, जो कि भूमध्य सागर, विश्व और यूरोपीय महाद्वीप बाजारों के मध्य अवरोधक थे, चुनौती थे। यूरोप के आंतरिक भागों में काफी नियमित सेवाएं और नदियों और नहरों के साथ साथ नौवहन उपलब्ध था, परंतु कई अवरोधक भी थे, जैसे पनचक्कियों और मुद्य धारा में भराई कार्य, जिससे महंगा स्थानांतरण अनिवार्य हो जाता था। साथ ही देय राशि पत्कर सेवाएं भी थी जिन पर निगमों का अधिकार था। नियमित युद्धों और महाद्वीप राज्यों के मध्य राजनैतिक द्वंद्वों के कारण अतः स्थलीय यातायात कठिन था। अतः समुद्र चुनिंदा मार्ग था, इस पर यातायात धीमा था। मानव मूल व प्राकृतिक कृत्यों से घटित दुर्घटनाएं इसे संकटपूर्ण बनाती थीं, परंतु इसका व्यय निस्संदेह कम था। शीत ऋतु में सामान्यतः नौकायन नहीं किया जाता था, लेकिन इसकी पूर्ति लंबी दूरी यात्रा द्वारा और कीमती वस्तुओं और अपेक्षाकृत अल्प मूल्य थोक वस्तुओं के परिवहन से प्राप्त लाभ राशि से हो जाती थी। 15वीं शताब्दी के अंत में हुई भौगोलिक खोजों और अन्वेषण से पूर्व जहाज जब तक संभव हो तट के नजदीक ही जल यात्रा करते थे, लेकिन जहाजों के टनभार में क्रमशः वृद्धि हो रही थी। जहाजों पर ज्यादा संख्या में मस्तूलों और कठोर दिक् नियंत्रक द्वारा जल यात्रा का बेहतर और तर्कसंगत उपयोग हो पाया। लंबी नाव के साथ कैरक्स व नेविस नामक जहाज प्रकट हो रहे थे, और 15वीं शताब्दी के ऊपर में कैरवेल, हल्का पाल जहाज। तटीय नौपरिवहन के लिए छोटी नावों का इस्तेमाल किया जाता था। यह दिखने में समान थी, लेकिन इसके नाम अलग अलग थे। इस सदी के दौरान उपकरणों में सुधार और मानचित्रण में विकास से गलती की गुंजाइश व जोखिम में क्रमशः कमी आई पहले, जो कि नौपरिवहन का अभिन्न अंग था। 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने भूगोलिक क्षितिज का नाटकीय विस्तार देखा। एशिया के समुद्र मार्ग व अमेरिकाओं की खोज ने विश्व संबंधी ज्ञान और समझ को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। इन खोजों और अन्वेषणों के फलस्वरूप नए विश्व का औपनिवेशीकरण हुआ। साथ ही एशियाई वाणिज्यिक विश्व से ज्यादा पारस्परिक आदान प्रदान और मेल हुआ। इन नए मार्गों ने यूरोप के महाद्वीप में व्यापार स्वरूपों और वाणिज्यिक नियंत्रण को पूर्णतः बदल दिया। अब तक के भूमध्य सागर की प्रमुखता के स्थान पर अटलांटिक समुद्र तटीय भाग का उदय हुआ। खोजें और यात्राएं। 15वीं शताब्दी के अंत में महान खोजें यूरोपीय अन्वेषण और औपनिवेशीकरण का हिस्सा थीं। स्पेन और पुर्तगाल के औपनिवेशिक विजय अभियान मानव इतिहास में एक महान विच्छेद थे। यूरोपीय अभियान, विस्तार, औपनिवेशीकरण और आधिपत्य 3 प्रमुख महासागरों की सीमा से लगा हुआ था। ब्राउडल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र पर विजय ने लंबे समय तक यूरोप को विश्व वर्चस्व प्रदान किया। पुर्तगाल के उपनिवेशों में अटलांटिक के कंपवर्ती द्वीप, मेविरा और अजोरेसा, ब्राजील का तटह पूर्वी अफ्रीका, मोम्बासा की तरह, और पश्चिम अफ्रीका में किलों की बस्तियों, साओ जॉर्ज की तरह, अफ्रीकी तटरेखा का फैलाव जैसे अंगोला और मोजाम्बिक, हिंद महासागर में अड्डे जैसे ओरमुज, गोवा, कालीकट और कोलंबो, और पूर्व में मकाओ, मलक्का, जावा, सेलेब्स और मोजुकाज में स्थान शामिल थे। स्पेन के आधिपत्य में अधिक सुगठित कैनरी, वेस्ट इंडियन द्वीप, पूरा मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से और फिलीपींस शामिल थे। लंबे समुद्री तट और सामंती हस्तक्षेप से मुक्त मछली पकड़ने वाले और समुद्री नाविक और वाणिज्यिक वर्ग पुर्तगालियों के पास थे।
1415 में सनूटा की विजय के पश्चात उसे पुर्तगाली दुर्गरक्षक सेना के अधीन रखा गया था। इसका अर्थ था कि एक मुस्लिम क्षेत्र में एक समुद्र पार कब्जे के क्षेत्र के प्रशासन पर यूरोपीय राज्य ने अधिकार कर लिया था। सेउटा ने जिब्राल्टर और अन्य मूर क्षेत्रों की बस्तियों पर हमले के लिए एक आधार और इसने अफ्रीकी अन्वेषण के लिए जानकारी प्रदान की। 15वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगाल ने केश बोझाडोर, कंप और सियरा लियोन पर विजय प्राप्त की। चीनी, सोना, हाथी दांत जैसी वस्तुएं और बाद में दास श्रम इन क्षेत्रों के शोषण का कारण बने और आर्गुड्रम में पहली समुद्र पार यूरोपीय फैक्ट्री 1448 में बनी। काली मिर्च के एक विकल्प मालागुइटा की इस क्षेत्र में भी खरीद की जाती थी। अटलांटिक में कैनरी द्वीप समूह पर विजय के माध्यम से मैडिएरा, अजोरेस, केप वर्ड की तलाश की गई और इबेरियन राज्यों द्वारा उन्हें उपनिवेश बनाया गया। हेनरी ने अफ्रीकी नीग्रो लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के धार्मिक उद्देश्य के साथ गिनिया जाने का साहस किया, लेकिन यह एक कूटनीतिक चाल थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और व्यापारियों और खोजकर्ताओं को वित्त पोषण प्रदान किया। अफ्रीकी संसाधनों का व्यवस्थित संगठन प्रारंभ हुआ और जॉन द्वितीय ने सोने के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए गोल्ड कोस्ट के एल्गिना में एक किला बनाया। 1497 में स्पेन और पुर्तगाल के माए अल्काकोव की एक संधि के हिस्से के रूप में स्पेन ने मत्स्य व्यापार पर एकाधिकार करने के पुर्तगाली दावों और समुद्र तट के किनारे नौ परिवहन को और उसके अटलांटिक द्वीप समूह पर शासन करने के अधिकार को मान्यता दी। थे अफांसी पंचम 1448 और 1481 के शासन की विशेषता उत्तरी अफ्रीका में सैन्य दुस्साहसवाद में व्यस्त थी, जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगाली साई जोर्ने डा मीना, साउ जोर्जे दा मिना प्राप्त करने में सक्षम रहे, जो सोने के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। इस आधार के साथ और फैक्ट्रियों की श्रृंखला के साथ ताज अपने राजस्व को दोगुना करने में सक्षम रहा। पुर्तगाली शाही वाणिज्यवाद की घटना 1480 से 1520 के दशक की अवधि में अपने चरम पर पहुंच गई थी। 1488 में जॉन द्वितीय ने भारत के साथ समुद्री संपर्क स्थापित करने, हिंद महासागर मताला व्यापार में प्रवेश करने और इस्लाम धर्म की घेराबंदी पूर्ण करने के लिए समुद्र पार माने जाने वाले ईसाई अधिपति जैसे जॉन प्रेशर के साथ एक गठबंधन की स्थापना के लिए खोजकर्ताओं को भेजा था। वह बार्टिलोमो डियाज थे, जिन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट के माध्यम से वास्तव में कंप, जिसे जॉन द्वितीय केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीय के रूप में जिसे बुलाते थे क्योंकि इसने भारत का रास्ता खोजने में मदद की, को पार किया था। इस बीच पेड़ों की कोचिल्हाओं को हिंद महासागर में प्रवेश करने की विपरीत दिशा में भेजा गया। इन यात्राओं ने पूरे अफ्रीकी तटरेखा की जानकारी दी। वास्को डी गामा का जहाजी बेड़ा केप ऑफ गुड होप और फिर 49 AN में कालीकट पहुंचा। इस जहाजी बेटे की पूर्वी अफ्रीकी व्यापारिक संजाल के साथ पहली प्रमुख मुठभेड़ भाजाम्बिक द्वीप, मोम्बासा और मालिंदी पर हुई। उनकी यात्रा काली मिर्च और दालचीनी की जहाज की खेप लाई और यह वास्तव में सभी उन उम्मीदों पर खरी उतरी जो एक एशिया के मार्ग की खोज से की जाती थीं। कैब्रल की भारत यात्रा के दौरान वापस रास्ते में उन्होंने ब्राजील के तट को छुआ। एक कोलंबस अपने अध्ययन और अवलोकनों से पश्चिम विस्तार द्वारा एशिया पहुंचने के बारे में आश्वस्त थे। कोलंबस ने नौपरिवहन में बहुत अधिक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी यात्राओं 1404 को प्रासंगिक माना जाता था, विशेष रूप से अमेरिका अज्ञात महाद्वीप की खोज जो यूरोप को शोषण के लिए खोल दिया था। उनकी खोज की दूसरी यात्रा में उन्होंने वेस्टइंडीज के कई द्वीपों का पता लगाया, लेकिन भारत के सदृश कुछ भी पता लगाने में विफल रहे। फिर भी बस्तियों के दूर आंतरिक क्षेत्रों स्थापित होने के साथ 50 वर्षों के भीतर स्पेनिश अधिकृत क्षेत्र रोजी से बढ़ा था, जबकि पुर्तगाली उपनिवेश अनिवार्य रूप से तटीय रहा। स्पेनिश शासक और जिनोआ के बैंकरों ने अंत में उनके अभियान का समर्थन किया। कोलंबस बहानास पहुंचा और सान सल्याडोर, क्यूबा और हिस्पानिया के द्वीप गए और अजोरेस में उन्होंने शरण ली। उन्हें लगा कि वह एशिया के बाहरी इलाके में पहुंच गए हैं, मसाले नहीं, लेकिन वह सोना और मूल निवासी जिन्हें दास बनाया जा सकता था और यहाँ तक कि ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा सकता था, उन्हें वापस लेकर आए। कोलंबस की यात्राओं ने वेस्ट इंडीज और त्रिनिदाद की भी खोज की। 1502 में उनकी यात्रा में उन्होंने होंडुरास के तट, निकारागुआ और पनामा की खोज की। उन्होंने ला इजाबे 1340 के दशक में फैली बुबोनिक प्लेग, जिसे काली मौत के नाम से जाना जाता है, ने पश्चिमी यूरोप की जनसांख्यिकी पर गहरा प्रभाव डाला। इस महामारी ने न केवल जनसंख्या में भारी कमी की, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक संरचना में भी बड़े बदलाव लाए। पहले से ही विघटित समाज में जिस तरह से लोग अपने जीवन के स्रोतों से जुड़े थे, वे पूरी तरह से बदल गए। महामारी का प्रकोप विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्तरों पर था, जिससे जनसंख्या में विविध अनुपात में कमी आई। अनुमान के अनुसार 15वीं शताब्दी के मध्य तक 13वीं शताब्दी की तुलना में जनसंख्या हानि लगभग 40% थी। यह जनसंख्या हानि यूरोपीय अर्थव्यवस्था को संकट में डालने के साथ साथ
कई सामाजिक रिश्तों को भी प्रभावित करने लगी। लोग एक दूसरे से दूर होने लगे और आपसी सहयोग में कमी आई। तीसरे चरण में बुबोनिक प्लेग के बाद धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, लेकिन यह एक विवशता के तहत थी। लगभग 100 वर्षों के बाद यूरोपीय जनसंख्या 1348 के पूर्व स्तर पर वापसी कर पाई। इस दौरान कई क्षेत्रों में जनसंख्या के संभावित स्तर पर पुनर्प्राप्ति में कठिनाइयां आईं। मध्यकालीन अकाल और युद्धों ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन को प्रोत्साहित किया, जिससे शहरी आबादी में भी तेजी आई। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरों की ओर हो रहे इस प्रवासन ने नए आर्थिक अवसरों की तलाश में लोगों को प्रवाहित किया। इस दौरान औसतन 10% यूरोपीय जनसंख्या शहरों में रहने लगी और कुछ क्षेत्रों में यह आंकड़ा 15% से 20% तक पहुंच गया। इस गतिशीलता ने शहरीकरण को गति दी और शहरी केंद्रों की संरचना में परिवर्तन लाया। काली मौत ने केवल जनसंख्या हानि का निर्माण नहीं किया, बल्कि आर्थिक सुधार के दौरान, विशेषकर 1450 के दशक के बाद, जनसंख्या वृद्धि दर में बदलाव आया। विशेष रूप से इटली और फ्रांसीसी ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता ने वृद्धि को धीमा कर दिया, जबकि आइबेरियन प्रायद्वीप, जर्मनी और इंग्लैंड में सुधार देखने को मिला। इस तरह काली मौत के दीर्घकालिक प्रभावों ने यूरोपीय समाज और अर्थव्यवस्था को नया आकार देने में सहायता की। यूरोप और नई दुनिया के बीच जनसंख्या का प्रवाह। 16वीं शताब्दी के काल में पूरे यूरोप में लोगों की गतिशीलता के प्रारूपों में परिवर्तन देखे गए। परिवर्तन और प्रवासन के विवरण में मुख्य रूप से कुछ प्रारूप देखे जा सकते हैं। 1. ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों से लोगों की कस्बों व शहरों की ओर गति। 2. एक देश से दूसरे की ओर गति। 3. यूरोप से नए विश्व के उपनिवेशों की ओर गति। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर गति। जैसा कि पहले नोट किया गया, इस समय शहरी जनसंख्या आकार में तीव्र वृद्धि हो रही थी। 15वीं शताब्दी के अंत में सुस्पष्ट बड़े शहरों और नए कस्बों के उद्भव के प्रवाह ने गति पकड़ ली थी। इंग्लैंड में शहरी जनसंख्या 3.8 से बढ़कर लगभग 8% हो गई। स्पेन में 8% से 4%, पुर्तगाल में 3% से 8% से बढ़कर लगभग 24 से 3%। गति और प्रवासन का प्रारूप एक तेजी से विकसित हो रही कृषि अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट था। कुछ प्रवासन में मौसमी तत्व था, जो कंगाल सामाजिक वर्ग से जुड़ा था। मौसम में आए परिवर्तनों, रोपण व कटाई के प्रारूपों के साथ साथ उत्तरी यूरोप के कठोर मौसम में खाद्य सामग्री को भंडारण करने की इच्छा अनुसार प्रवासन की गति होती थी। एक देश दूसरे की ओर गति। पीपल्स। नए उभरने वाले राष्ट्र राज्यों के बीच गति राजनैतिक और आर्थिक दोनों कारणों से हो रही थी। प्रवासन शहरों और राष्ट्रों के मध्य हो रहे युद्धों व हिंसा की अनुक्रिया के रूप में घटित हो रहा था। मसलन सैनिकों और संस्थाओं में प्रशासकों के रूप में रोजगार की खोज में अनेकों ने विभिन्न दरबारों व शहरों की ओर प्रवसन किया था। धार्मिक युद्धों व उत्पीड़न ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र पलटन और सैनिकों की तैनाती, जैसा कि स्पेनिश साम्राज्य द्वारा की गई, उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त बाजार और आर्थिक प्रबंधन में संरक्षणवादी नीतियों का अनुसरण, जिसे विद्वानों द्वारा संयुक्त रूप से वाणिज्यवादी की संज्ञा दी गई, उसने व्यापारिक वर्गों के बेहतर सुरक्षा और वाणिज्य और विनिमय की ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कराने वाले क्षेत्रों और राज्यों की ओर प्रवासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रेणियों और निगमों के संरक्षण तहत विशेषज्ञ कारीगरों और कौशलपूर्ण व्यक्तियों ने उभरते हुए राष्ट्र राज्यों की वाणिज्यवादी नीतियों द्वारा प्रदान अवसरों का उपयोग किया। यूरोप से नए विश्व की ओर गति। हालांकि 16वीं शताब्दी में यूरोप से नए विश्व के औपनिवेशिक अधिष्ठानों की ओर कुछ प्रवासन की गति थी, परंतु इसके स्तर पर्याप्त रूप से उल्लेखनीय नहीं थे। अभी भी रुकावटें उपस्थित थीं, जैसे कि विविध विशाल भूक्षेत्र में गति की कठिनाइयों, जलवायु अनुकूलन और नए विश्व में अग्रणी बनना। इन कठिनाइयों को अभिभूत करने की आवश्यकता थी। पुराने से नए विश्व में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का आकलन करते समय प्रवासित जनसंख्या के सामाजिक लिंग विभाजन को ध्यान में रखना भी आवश्यक है। गति की प्रकृति स्थायी व सामयिक का अंतर भी जानना चाहिए। स्पेन व पुर्तगाल राज्यों की सेवा में नाविकों, पदाधारियों, सैनिकों की अधिकांश गति सामयिक प्रवासियों की थी, जो कि नए विश्व में कुछ समय व्यतीत कर वहां प्राप्त किए अनुभव व समृद्धि के साथ वापस घर लौट गए। दूसरी ओर स्थायी प्रवासियों की संख्या शुरुआती वर्षों में बहुत कम थी और इस जनसंख्या समूह के अंतर्गत निहित विकास दर कम थी। यह मुख्यतः प्रारंभिक प्रवासियों के मध्य विषम सामाजिक लिंग विभाजन के कारण हुआ, जिससे जन्म दर कम थी, कठोर मौसम व अनजान रोगों के कारण मृत्यु दर उच्च थी। 16वीं शताब्दी में व्यापार और विनिमय। 16वीं शताब्दी के दौरान पूरे यूरोप में व्यापार करने के तरीके में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया।
पूर्व में ऑटोमन की बढ़ती शक्ति के साथ इतालवी व्यापारियों के लिए पूर्वी भूमध्य सागर के पार व्यापार करना उत्तरोत्तर कठिन हो गया। इसके अलावा एशियाई वस्तुएं जैसे कपास और मसालों के व्यापार आचरण में इतालवी व्यापारी बैंकरों का वर्चस्व अरबी और अन्य यूरोपीय व्यापारी समुदायों के लिए दमघोटू हो गया। तो जो अरबी और यूरोपीय व्यापारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। समुद्री यात्राएं व इनकी सफलता के लिए किया गया भारी पूंजी निवेश इतालवी राज्यों और व्यापारिक समुदायों द्वारा पूर्वी व्यापार पर प्रभुत्व को तितर बितर करने के प्रयास को दर्शाता है। व्यापार में इसके संयुक्त परिणाम से व्यापारिक परिवर्तन के तहत इतालवी अर्थव्यवस्थाओं की कीमत पर अटलांटिक अर्थव्यवस्थाओं, विशेषतः इबेरियन देश जैसे पुर्तगाल व स्पेन का उद्भव हुआ। व्यापार के यह निरंतर उत्तरवर्ती परिवर्तन 16वीं और शताब्दी के अंत में इंग्लैंड व हॉलैंड के उत्थान में प्रतिबिंबित होता है। इतालवी नगर राज्य 16वीं शताब्दी के इतालवी राज्यों के आर्थिक विकास को दो पूर्णतः स्पष्ट कालों में विभाजित किया जा सकता है। 16वीं शताब्दी के आरंभिक दशक राजनीतिक संघर्ष व युद्धों से चिहित थे, जिससे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों जैसे कि वस्त्र उत्पादन क्षमता में सतत पतन, साथ ही वाणिज्यिक विनिमय की समस्त मात्रा में अवनति विशेषत प्रायद्वीप में दिखाई पड़ती है। 2 सदी के उत्तरार्ध में कुछ पुनः प्राप्ति हुई, हालांकि पिछली सदी के स्तरों की उपलब्धि नहीं हुई। इसका मूल कारण यह था कि शुरुआत में जिस वस्तुओं की आपूर्ति का एकाधिकार इतालवी लोगों को प्राप्त था, जैसे रेशम, वह अब तक महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वत्र पहुंच चुका था। इतालवी व्यापारी अब इस वस्तु के एकमात्र पूर्तिकर्ता नहीं थे। हालांकि सामान्यीकरण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इतालवी अर्थव्यवस्था शहर राज्यों की संरचनाओं के समान ही विविध थी, जो कि प्रायद्वीप के राजनीतिक विश्व का निर्मित करते थे। विभिन्न क्षेत्रों के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि युद्धों का विनिर्माण उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उत्पादन में सामान्य गिरावट थी, विशेषतः केंद्रीय व उत्तरी क्षेत्रों में, जो कि पिछली सदियों में शक्तिशाली क्षेत्र थे। शहरी केंद्रों में जनसंख्या में कम सघनता दिखती है। कम विशेषज्ञ कार्यशालाओं से देशी उपभोक्ता मांग, जो कि खुद पतनशील थी, उसे पूरी करना असंभव था। तो निर्यात के लिए पर्याप्त उत्पादन कहाँ से आता? इन सभी सामान्य कठिनाइयों के अलावा युद्ध की जरूरतों को पूर्ण करने हेतु अधिक से अधिक कराधान हुआ, अतः वस्त्र जैसे आवश्यक व्यापारिक वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कठिनाइयों से कई उन्नत शहरों जैसे ब्रेसिया, रोम, पाविया और जेनोआ का विनाश हुआ। इसके बावजूद इतालवी व्यापारियों ने यूरोप के महत्वपूर्ण विनिमय केंद्रों में सर्वत्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इतालवियों की महत्वपूर्ण यूरोपीय मेलों में प्रतिष्ठित भूमिका जारी रही, जहां वस्तुओं का विनिमय होता था। यह भूमिका महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन वाली जगहों में महत्वपूर्ण थी, जहां वित्तीय समझौते होते थे और जहां यूरोपीय राज्यों के सार्वजनिक ऋण पर आधारित साख के साधनों का व्यापार होता था। एंटवर्प, लियोनस, बेसनकॉन और पियारसेजा महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र थे, जहीं 16वीं शताब्दी में इतालवी अपनी गतिविधियों करते थे। बेसनकॉन और पियारोजा में जेनोआ के बैंकर विशेषतः सक्रिय थे और उन्होंने इन जगहों को व्यावहारिक रूप से विनिमय मेलों में परिवर्तित कर दिया था। 16वीं शताब्दी के दौरान इस संदर्भ में इतालवी व्यापारियों के विशिष्टीकरण में बदलाव आया। प्रारंभ में वह व्यापारिक सौदागर थे, परंतु बाद में वह विशेष रूप से वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होने लगे। उन्होंने चर्च के वित्त संबंधी मनोभाव में परिवर्तन के सुअवसर का उपयोग कर सार्वजनिक प्रतिभूतियों में माध्यस्थता की पेशकश की। विशेषतः स्पेनिश व फ्रांसीसी ताज के लिए फ्रांस में लियोन्स में कार्यरत लॉरेंटाइन बैंकों ने इसमें विशेषतः महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16वीं सदी के दौरान प्रायद्वीप के मागी और बंदरगाहों से गुजरने वाली वस्तुओं के प्रकार में खास बदलाव नहीं आया था, यद्यपि उनकी मात्राओं में परिवर्तन हुआ था। भूमध्य सागर पाटी में खाद्य उत्पादों का स्थानीय उत्पाद के रूप में व्यापार, अनाज, मदिरा व तेल और अन्य वस्तुएं, जिसमें द्वीपों से समुद्री नमक, चीनी कच्ची ऊन, कपारा, फिटकरी, रंजक पदार्थ और पशुधर्म सम्मिलित थे। इनके साथ साथ लोहा, विनिर्मित वस्तुएं जैसे टस्कनी और लिम्बाडी से वस्त्र, लोम्बार्ड बुद्ध सामग्री, किताबें व वेनिस का कागज और कोच भी शामिल थे। सदी के अंतिम चतुर्थांश में जेनोआ के पोतों ने स्वयं को एक बिल्कुल नए व्यापार का नियंत्रक पाया। यह स्पेन से इटली मूल्यवान धातुओं का परिवहन था, विशेषत चांदी के सिक्कों का, जो कि एक जटिल वित्तीय समझौते के अंतर्गत 1553 के दिवालियेपन और 1575 के घोषित द्वितीय दिवालियेपन की घोषणा के बाद स्पेनिश ताज जब कठिनाइयों का सामना कर रहा था तक और पकड़ता है। अमेरिकाओं से आने वाले चौधी प्रवाह में असाधारण वृद्धि पी 1570 से 1580 के बीच वार्षिक 100 टन से कहीं ज्यादा और आने वाले दशकों में 200 टन प्रतिवर्ष।
इसके अलावा पियारसेजा के विनिमय मेलों, जो कि जेनुआ के व्यापारियों द्वारा नियंत्रित थे, उनके विकास और सफलता ने जेनिया बंदरगाह को मेलों का अंतिम स्टेशन बना दिया। पुर्तगालियों के भारी हस्तक्षेप के बाद वेनिस ने अपने व्यापार में उतार चढ़ाव अनुभव किया, विशेषतः पूर्व के साथ मसालों के व्यापार में। सदी के आरंभ में वेनिस ने संकट सहन किया, जन उसे जबरन पुर्तगालियों द्वारा यूरोप लाई गई काल